अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने सारे लेक्चर चैप्टर नंबर 16 के अटेंड किए होंगे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसिस्टर एंड ट्रांसिस्टर एज एम्पलीफायर। तो हम शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसिस्टर की एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? तो ट्रांसिस्टर एज ऑसिलेटर के तौर पे यूज़ हो सकता है। ट्रांसिस्टर एज अ स्विच के लिए हमने पढ़ा था कि भाई जो कट ऑफ रीजन में या सेचुरेशन रीजन में हो सकता है। और ट्रांसिस्टर कैन बी यूज एज ए एम्पलीफायर। अगर हम एम्पलीफायर यानी एक्टिव मोड पे चलाएंगे तो एम्पलीफायर होगा। अब हम समझेंगे कि एम्पलीफायर क्या है। तो हम कहते हैं एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। इट इज़ अ डिवाइस विच राइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल एंड प्रोसेस इज़ नोन एज द एम्पलीफिकेशन। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को राइज़ करें, इस प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन कहते हैं। याद रखिएगा, जब हम एम्पलीफिकेशन करते हैं तो सिग्नल का सिर्फ़ और सिर्फ एम्पलीट्यूड राइज़ होता है, बाकी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने इनपुट सिग्नल दिया है जो कि बहुत वीक है। ये एक बॉक्स है, यानी ये एक डिवाइस है जिसको हमने इनपुट सिग्नल दिया है, और इसका आउटपुट ये है जो कि एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यानी इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम इस डिवाइस को एम्पलीफायर कहते हैं। अब ट्रांसिस्टर को हम एज एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी हम ट्रांसिस्टर को एज एम्पलीफायर के तौर पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो हम हमेशा एक्टिव मोड पे चलाते हैं। एक्टिव मोड मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा वो रिवर्स ब्यास, और इमीटर बेस जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड ब्यास। तो अब हम कैसे करेंगे? इनपुट सिग्नल, जैसे आप समझते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट सिग्नल होता है यानी जो वीक सिग्नल होगा वो हम अप्लाई करेंगे बेस और इमीटर के बीच में, और आउटपुट सिग्नल हम लेंगे कलेक्टर और इमीटर के बीच में, जहाँ पे हमारा एक रेजिस्टर लगा हुआ होगा, जैसे आप इस सर्किट में देख सकते हैं। ये एक वीक सिग्नल है जो हम इमीटर और बेस के बीच में दे रहे हैं, और यहाँ से एक रेजिस्टर लगा हुआ है RC, जहाँ से, और ये रेजिस्टर जो है वो हमारा इमीटर और कलेक्टर के बीच में लगा हुआ है, जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि जब हम एक्टिव मोड पे ट्रांसिस्टर को चलाते हैं तो एक्टिव मोड पे जब थोड़ा सा भी करंट बेस में चेंज होता है तो कलेक्टर में बहुत ज़्यादा करंट चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा करंट फ़्लो करेगा बेस में तो कलेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा करंट फ़्लो करेगा, और जब बहुत ज़्यादा करंट इस रेजिस्टर में फ़्लो करेगा तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से ये लो वोल्टेज थी और हमने हाई वोल्टेज जो है वो ऑब्टेन कर ली। फिर से देखें, ये सिग्नल हमने इनपुट पे दिया है, और इनपुट पे देने से एक बेस करंट फ़्लो करेगा। ये बेस करंट थोड़ा सा होगा। जब थोड़ा सा बेस करंट फ़्लो करता है तो कलेक्टर करंट हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और इसी तरीके से हमारा वीक सिग्नल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो है हमारा ये इनपुट सर्किट कहलाता है, और ये जो है हमारा आउटपुट सर्किट कहलाता है। इनपुट सर्किट को दो सप्लाई चाहिए, एक तो हमारा सिग्नल होगा और सिग्नल के साथ एक डीसी वोल्टेज भी चाहिए। ये डीसी वोल्टेज क्या करेगी? ये डीसी वोल्टेज जो है वो बेस इमीटर जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड ब्यास रखेगी, क्योंकि ये एक किस्म का एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल की वजह से पोलैरिटी चेंज होगी, और ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जंक्शन रिवर्स ब्यास हो जाए। इसीलिए हम इसको अवॉइड करने के लिए हम ये जो डीसी सप्लाई है एसी सिलेक्ट करेंगे, ताकि इसकी पोलैरिटी कोई भी हो, हमारे ट्रांसिस्टर का ये जो जंक्शन है इमीटर बेस जंक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड ब्यास रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, इनपुट सिग्नल हम जो देंगे बेस इमीटर पे देंगे, और आउटपुट सिग्नल जो है हम रेजिस्टर के थ्रू लेंगे। वो रेजिस्टर कलेक्टर सर्किट में लगा हुआ है। अब देखें, एज इनपुट सर्किट हैज़ लो रेजिस्टेंस। इनपुट सर्किट के पास लो रेजिस्टेंस है क्योंकि ये फॉरवर्ड ब्यास है। रीज़न भी मैंने लिखा है। सो स्मॉल चेंज इन सिग्नल वोल्टेज, यानी
अगर बेस में थोड़ा सा करंट भी चेंज होगा तो कलेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा करंट मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा करंट जब इस लोड रेजिस्टर में फ़्लो करेगा तो हमें एक हाई वोल्टेज मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है इसमें, इनपुट सर्किट शुड ऑलवेज ऑपरेट इन फॉरवर्ड बियास, यानी बेस इमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बियास होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस अ डीसी वोल्टेज इज़ अप्लाइड इन इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट पे हम ये डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन एडिशन ऑफ दिस सिग्नल। In addition of the signal, this DC voltage is known as the forward bias voltage, and its magnitude should be in such a way that it always keeps the input circuit as forward bias regardless the polarity of signal। यानी ये वोल्टेज इतनी होनी चाहिए ताकि इस सिग्नल का भले नेगेटिव पोर्शन आ जाए फिर भी हमारा ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बियास होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात जो बहुत काम की है, जो कॉमन इमीटर हमारा है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जब हम एम्पलीफायर एक्टिव मोड चलाते हैं तो हमारा वीक सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है। पर एक बात याद रखिएगा, इस सिग्नल का फेज़ चेंज हो जाता है। फेज़ चेंज मतलब जैसे आप देखें, इनपुट सिग्नल हमारा ऐसा था तो आउटपुट सिग्नल हमें ऐसा मिलेगा। आउटपुट सिग्नल हमारा एम्पलीफाई तो हो जाएगा पर एम्पलीफिकेशन के साथ उसका फेज़ जो है वो रिवर्स हो जाएगा, 180 डिग्री पे हो जाएगा। यानी समझेंगे अगर इसका ये जो है वो क्रेस्ट आ रहा था तो यहाँ पे इसका ट्रफ आ जाएगा, यानी फेज़ रिवर्सल इसमें 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस पे MCQs भी हो सकते हैं, बहुत सारे MCQs बनेंगे इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो MCQs पे बनाऊँगा। तो इसी तरीके से हमने चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट कर दिया है। अब हम इंशाल्लाह कोई न्यू चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आएँ वो आपके पास नोटिफिकेशन आती जाए।